नमस्ते साथियों। तो जैसा कि अभी हमने हमारी पूर्व की वीडियो में राजस्थान की प्रमुख चित्रकला से संबंधित प्रश्नों के बारे में देखा था, अभी फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम फिर कुछ नए प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मन में जवाब दीजिए और उसके बाद फिर देखिए कि मैंने जो टिक किया है क्या आपका वो जवाब सही है। इससे काफ़ी हद तक आप अपने प्रश्नों को हल करने में जो है कामयाब रहेंगे। बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी चित्र शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन एक संग्रह है? बताइए। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ शैली में एक चित्र चित्रित किया गया था जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्र मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्र माना जाता है। इस चित्र का चित्रण महाराणा तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया था, जो सन 1260 में चित्रित किया गया था और इसके चित्रकार हैं कमल चंद्र। इसके चित्रकार का नाम भी याद रखिएगा, कमल चंद इस चित्र के चित्रकार हैं। मेवाड़ शैली का पहला चित्र है और महाराणा तेज सिंह के समय में 1260 में यह चित्र चित्रित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, जैसे मेवाड़ शैली की जब बात की जाती है तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत एक तो उदयपुर की शैली आती है, उसके बाद नाथद्वारा शैली आती है, उसके अलावा चावंड शैली आती है और देवगढ़ शैली आती है। तो ये चार मुख्य शैलियाँ जो है ये हमारी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो थोड़ा सा मैं आपको चावंड शैली के बारे में बता दूं कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया कि चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कब बनाया और कितने वर्षों तक ये महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी रही। तो ध्यान रखिएगा, 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो कुल 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी के रूप में चावंड रहा, जबकि कुल 28 वर्षों तक चावंड आपातकालीन राजधानी रही, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह जी प्रथम जो है वो उत्तराधिकारी बने थे। तो महाराणा अमर सिंह जी प्रथम की भी कुछ वर्षों तक चावंड राजधानी के रूप में रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं कि चावंड शैली जो है वो महाराणा प्रताप के समय में ये शैली शुरू हुई थी और इसका जो स्वर्णकाल देखा जाए या सर्वाधिक विकास देखा जाए तो अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। अगली एक और शैली आती है देवगढ़ शैली। देखिए एग्जाम में इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। मेवाड़ के महाराणा हुए हैं जय सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने द्वारिका दास चुंडावत जी को देवगढ़ का ठिकाना दिया था। किसे दिया था? द्वारिका दास चुंडावत को। और उन्हीं द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ शैली में चित्रकला की शुरुआत की थी। एक प्रश्न ये बनता है और बहुत प्यारा बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि अजारा की ओवरी कहाँ स्थित है। अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? देवगढ़ के। ध्यान रखिएगा, अजारा की ओवरी देवगढ़ में है और वहीं पर मोती महल भी है। तो देवगढ़ में अजारा की ओवरी पर भी आपका प्रश्न बनता है और वहाँ के भित्ति चित्र जो है वो दर्शनीय है। अब जैसे अजारा की ओवरी आया तो चित्रकला के लिए ही हमारे उदयपुर में एक और ओवरी प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं चितेरों की ओवरी। इस चितेरों की ओवरी को तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। चितेरों की ओवरी को ही तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है, जिसका निर्माण जगत सिंह जी प्रथम ने करवाया था। तो ये भी प्रश्न आपको इसके साथ साथ तैयार रखना है, जगत सिंह जी प्रथम ने। अब देवगढ़ शैली की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इसमें मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्र शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। और अभी पिछली एग्जाम में एक प्रश्न आया है जिसमें था कि देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है?
मुझे लगता है इसका प्रश्न आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आप लोगों ने अपना अपना उत्तर सोच लिया होगा। देखिए इसका उत्तर होगा ए, पिछवाइयाँ। इसका उत्तर होगा ए यानी पिछवाइयाँ। और अभी अगर आपको पता हो तो लेटेस्ट पिछवाई कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेटेस्ट पिछवाई कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक प्रश्न में अगर आपको बता दूं तो वर्तमान में राजस्थान में जीआई टैगों की संख्या, अभी जो हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2024 तक जीआई टैगों की संख्या जो है वो 21 हो चुकी है। 21 अलग अलग चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। और अभी लेटेस्ट जो है 5 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। अभी लेटेस्ट 5 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जिसमें नाथद्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर की कोफ्तगिरी, बीकानेर की उस्ता कला और कशीदाकारी, और जोधपुर के बंदेज को। इन 5 वस्तुओं को अभी वर्तमान में जीआई टैग मिला है। देखो ना, इन 5 को ही मिला। तो उदयपुर की जो देख लीजिए कोफ्तगिरी, जोधपुर का बंदेज, नाथद्वारा की पिछवाई, बीकानेर की उस्ता कला और कशीदाकारी कला, इन दोनों को वर्तमान में जो है वो इन 5 चीज़ों को वर्तमान में जीआई टैग मिला है। कुल जीआई टैगों की संख्या वर्तमान में 21 हो गई है। ये जो 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, ये अगस्त 2023 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम नाथद्वारा के बारे में पढ़ते हैं तो नाथद्वारा कई सारे प्रश्न जो हैं वहाँ पर हमें आते हैं। पहली शुरुआत में आपको पिछवाई के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ और थोड़ा फिर नाथद्वारा के बारे में बता दूंगा। तो मेरे ख्याल से इससे कोई भी टॉपिक से आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। देख लीजिए, जो पिछवाई कला है ये मूल रूप से जो है उत्तर प्रदेश में जो हम ब्रज क्षेत्र पढ़ते हैं ना, उस क्षेत्र की है। ठीक है, अब पिछवाई जो है ये कपड़ों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इस पर चित्रण किया जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो पिछवाई है इसमें गहरे रंगों का प्रयोग होता है। पिछवाई का चित्रण करने में किस प्रकार के गहरे रंगों का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पिछवाई की, तो इस पिछवाई का चित्रण कौन करता है, मुझे बताइए। किस छीपे के द्वारा या किस जाति के छीपों के द्वारा पिछवाइयों का चित्रण किया जाता है, ये एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा कि किन छीपों के द्वारा पिछवाइयों का चित्रण किया जाता है। इसके बाद अगर हम नाथद्वारा देखें तो नाथद्वारा जो है भगवान श्रीनाथ जी से संबंधित स्थल है। भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पर किसने बनवाया? महाराणा राज सिंह जी के द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की जो 7 पीठें हैं उसमें से एक प्रमुख पीठ जो है वो श्री नाथद्वारा में है। नाथद्वारा की जो चित्रकला शैली हुई है इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण यशोदा के चित्र, गाय, केले के वृक्ष, स्त्री का दासी के रूप में चित्रण, इस प्रकार की अनेक विशेषताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो नाथद्वारा शैली के जो प्रख्यात चित्र हैं उनका विषय भगवान श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। यहाँ का हवेली संगीत प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो नाथद्वारा का जो संगीत है उसे किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, हवेली संगीत के रूप में इसे जाना जाता है। और सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा प्रश्न यहाँ पे आता है, नाथद्वारा चित्रकला शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकार हुई है, कमला और इलायची। तो कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो नाथद्वारा चित्रकला शैली से है। अगर थोड़ी सी बात करें कि अभी वर्तमान में आपको और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो नाथद्वारा पे बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 5G सेवा की शुरुआत सबसे पहले नाथद्वारा से ही होती है। यहीं पर भगवान शिव की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा 369 फीट की सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा भगवान श्री शिव की है, जिसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की 369, ध्यान रखिएगा, 369 फीट की प्रतिमा है, वो भी यहीं पर स्थित है। नाथद्वारा चांदी पर मीनाकारी के लिए जाना जाता है। चांदी के तारकशी के आभूषणों के लिए भी नाथद्वारा जाना जाता है। नाथद्वारा अपनी पिछवाई कला के लिए भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
नाथद्वारा शैली की जो पिछवाई है, उस पिछवाई को चित्रण करने का कार्य जो है वो जांगीड़ गौड़ ब्राह्मण जाति के छिपे करते हैं, जांगीड़ गौड़ ब्राह्मण जाति। तो आपको ये भी प्रश्न यहाँ पर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताइए आप अपना जवाब, किस चित्रकला शैली से ये संबंधित है? चलिए, आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ। ये अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हम अलवर शैली में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, अलवर शैली जो है वो ढूंढार शैली के अंतर्गत आती है। अलवर शैली ढूंढार शैली के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर चित्रकला शैली का प्रारंभ प्रताप सिंह जी के समय में हुआ। प्रारंभ प्रताप सिंह जी के समय में हुआ, लेकिन इसका स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह जी का काल कहा जाता है। स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह जी का काल जो है वो कहा जाता है। अब आपको एक प्रश्न और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो ध्यान रखना, अ से अंग्रेज, अ से अलवर, अ से अंग्रेज, अ से अलवर। अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? तो अलवर चित्रकला शैली पर पड़ा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ से निकल के आता है कि बताइए सबसे ज़्यादा गणिकाओं के चित्र किस चित्रकला शैली पर चित्रित किए गए? गणिकाओं यानी वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र जो है वो अलवर शैली में चित्रित किए गए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि जवाहरातों की शाही से निर्मित ग्रंथ कौन सा है? किस चित्रकला शैली में चित्रित हुआ है? किसने चित्रित किया है और किस शासक के समय चित्रित किया गया है? तो देखिए, जवाहरातों की शाही से निर्मित ग्रंथ का नाम है गुलिस्ता की पांडुलिपि। जवाहरातों की शाही से निर्मित ग्रंथ का नाम है गुलिस्ता की पांडुलिपि, जो महाराजा विनय सिंह के समय में शेख सादी नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। महाराजा विनय सिंह के समय में शेख सादी नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। और ऐसा कहा जाता है कि जवाहरात यानी सोने और चांदी की जो धातु होती है, उस धातु को पिघलाकर तो उससे इस जो चित्रकारी को किया गया है, तो काफ़ी फेमस है और एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अलवर शैली पर याद रखना है, हाथी दांत पर चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार जाना जाता है? हाथी दांत पर चित्रण के लिए ध्यान रखिएगा, मूलचंद नामक चित्रकार प्रवीण है, जो अलवर के विनय सिंह जी के समय से ही प्रसिद्ध है। हाथी दांत पर चित्रण के लिए मूलचंद का संबंध भी कहाँ से आ जाता है? अलवर से आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए? बताइए जरा इस प्रश्न का जवाब। एक बार ठीक से पढ़िए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए? मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है राजा उम्मेद सिंह प्रथम। ध्यान रखिएगा, राजा उम्मेद सिंह प्रथम जो है वो कोटा के एक बहुत ही फेमस शासक रहे हैं। उनके काल में कोटा शैली अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई थी। इन्हीं के काल को कोटा का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि कोटा शैली जो है, यहाँ पर सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो शिकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। रानियों और नारियों को शिकार करते हुए किस चित्रकला शैली में दिखाया गया है? तो कोटा चित्रकला शैली में दिखाया गया है। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव जो है, देखिए वल्लभ संप्रदाय से संबंधित नाथद्वारा शैली भी थी, लेकिन किस अन्य शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, कोटा चित्रकला शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोटा के एक महारावल हुए हैं भीम सिंह जी, वो कृष्ण भक्त थे। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर चित्रों में भगवान श्री कृष्ण का और वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी के चित्रों का एक अलग स्थान रखा है। कोटा में जालिम सिंह की झाला हवेली में शिकार के दृश्यों का अधिक चित्रण हुआ है। देखिए, थोड़े से प्रश्न एडवांस बन रहे हैं। पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि शिकार के दृश्यों का चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आप बता देंगे कि कोटा से संबंधित है। अगर कभी प्रश्न थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया कि बताइए
शिकार के दृश्यों का चित्रण हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जालिम सिंह की झाला हवेली में, और ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में ही स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है जिसका नाम भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, डालू नामक चित्रकार। डालू नामक चित्रकार का संबंध कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा, डालू कोटा से संबंधित है और इसने रागमाला का चित्रण किया है। डालू ने रागमाला का चित्रण किया है। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपको और प्रश्न याद रखना है, बंदूक के द्वारा जो निशाना साधने का अभ्यास करना वो क्या कहलाता है? बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास करना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे चांदमारी कहा जाता है। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास चांदमारी कहलाता है। कोटा पे मैं एक और प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, अभी कोटा बहुत थोड़ा सा चर्चा में है क्योंकि इसे आधुनिक राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। इंद्रप्रस्थ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो भी हमारा कोटा से ही संबंधित हो जाता है। कोटा चंबल नदी के लिए जाना जाता है। कोटा वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर चंबल नदी बहती है, बीहड़ वाला क्षेत्र बन जाता है। कोटा में ही चंबल नदी पर आपका हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको कोटा में ध्यान रखना है, दो चंबल नदी पर दो बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है वो यहीं कोटा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोटा पे बात करें तो अभी यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है जिस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा में है। चंबल माता की खड़ी प्रतिमा है यहाँ पर, और विश्व का सबसे बड़ा घंटा जो है वो यहाँ लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा घंटा भी यहीं पर लगाया गया है। तो कोटा से कुछ और प्रश्नों को भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जो प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, समझने में भी आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए, प्रश्न पढ़िए। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, संभाले रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरायश। क्या कहा जाता है इसे? आरायश कहा जाता है। आप कहेंगे आरायश क्या है? देख लीजिए, दीवारों में जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं ना, भित्ति यानी दीवारों पर चित्र बनाने को ही भित्ति चित्रण कहा जाता है, तो इनको कई लंबे वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है, जीवित रखा जाता है। इसके लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे आरायश कहा जाता है। आरायश पद्धति का ही अन्य नाम है फ्रेस्को पेंटिंग। ध्यान रखिएगा, फ्रेस्को पेंटिंग भी पूछ सकते हैं। और इसी को आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आला गीला पद्धति। अब आला गीला से आप अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन ये नाम आपके लिए जो फ्रेस्को पेंटिंग और आरायश है ये थोड़ा सा जो है वो अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। आला गीला पद्धति की जो शुरुआत है वो जयपुर यानी आमेर रियासत में हुई थी। आला गीला पद्धति की शुरुआत जो है वो जयपुर यानी आमेर रियासत में हुई थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आला गीला पद्धति सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? आला गीला पद्धति जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, या कहाँ के कारीगर जो है वो इस आला गीला पद्धति के लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर। अगर जयपुर नहीं मिलता है तो आपको बीकानेर का नाम याद रखना है कि बीकानेर के जो कारीगर हैं वो इस आला गीला पद्धति के लिए जाने जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी प्रश्न की ओर कि राजस्थान में अगर आला गीला की बात की जाए तो एक तो ये हो गया, दीवार पर प्लास्टर करने के पश्चात गीले प्लास्टर पे ही चित्र बना दिए जाते थे। शेखावाटी क्षेत्र में इसको पणा कहा जाता है। शेखावाटी में इसी को क्या कहते हैं? पणा बोलते हैं। मूल रूप से ये पद्धति जो है वो इटली की पद्धति थी और भारत में जहांगीर के काल में ये आई थी। भारत में इसकी शुरुआत किसके काल में हुई? ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल में हुई थी। और इसको तैयार करने के लिए जो है वो राहोली का चूना अच्छा माना जाता है। हालांकि इस पर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए राहोली का चूना। अब कुछ चीज़ें अगर हम इसी से रिलेटेड माने तो एक और प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि भित्ति चित्रण के लिए जो सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बताइए? तो आपको बताऊं मैं, भित्ति चित्रण के लिए अगर हम देखें तो कोटा बूंदी क्षेत्र के जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। मैंने आपको पूर्व वाले प्रश्नों में बताया है। एक प्रश्न आपसे बनता है, ओपन आर्ट गैलरी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ओपन आर्ट गैलरी या खुली कला दीर्घा किसे कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी या खुली कला दीर्घा शेखावाटी को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। ओपन आर्ट गैलरी खुली कला दीर्घा शेखावाटी को। इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए उजड़ी हुई चित्रशैली किसे कहते हैं?
बताइए, उजड़ी हुई चित्रशैली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, नागौर चित्रशैली को, नागौर की जो चित्रकला शैली है उसे ही उजड़ी हुई चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मैं आपको एक और प्रश्न बताना चाहूँगा। आपसे अगर पूछा जाए, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? बहुत प्यारा प्रश्न। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार स्वामी ने। अगर नाम पूछे किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। अगर पूछे कहाँ किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी एक बुक जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, उस राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने पहली बार राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया और इस पर प्रकाश डाला। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही उन्होंने ही राजस्थानी चित्रकला में पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ की जो किशनगढ़ शैली है उसमें कांगड़ा शैली यानी हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा शैली है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ दोस्तों, क्या समझ? चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है लिखा हुआ है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो आपको जो चीज़ पूछी गई है उस पर अंडरलाइन करना है। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। पोथी चित्रण, लघु चित्रण, आदमकद व्यक्ति का चित्र और शैल चित्र। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी, यानी शैल चित्र। शैल चित्र यानी चट्टानों पर या गुहाओं में हमें जो चित्र मिले हैं वो जो विशेषता है वो जयपुर की नहीं है। इसके अलावा अगर हम जयपुर शैली की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर पोथी चित्रण हुए, पोथी यानी जो किताबों में चित्र बने हैं वो हैं, छोटे छोटे चित्र बने हैं और पूरे राजाओं के आदमकद चित्र भी जो है वो हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। अब जैसा हमने अलवर शैली में पढ़ा था कि अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव वहाँ पड़ा था, ध्यान रखिएगा मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली में पड़ा है। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो जयपुर शैली में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, फ़कीरों को भिक्षा देती हुई नारी, कुरान पढ़ती हुई शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल जैसे चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा विकास जो इस शैली का है वो प्रताप सिंह जी के काल में हुआ। सवाई प्रताप सिंह, आपने नाम तो सुना ही होगा। सवाई प्रताप सिंह जी ने ही 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में करवाया था। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसके जो वास्तुकार है वो लालचंद उस्ता जी हैं। लालचंद उस्ता जी हैं और हवा महल का आकार जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा है। और सवाई प्रताप सिंह जी जो हैं इन्होंने अपने दरबार में 22 विद्वानों को प्रश्रय दिया था जिसको हम गंधर्व बाईसी के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है, गंधर्व बाईसी किसके काल में थी? ध्यान रखिएगा, गंधर्व बाईसी सवाई प्रताप सिंह जी के काल में ही थी। ठीक है। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की मुख्य विशेषता है। एक हमने नाम पढ़ा था, अभी आरएस परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया, साहिबदीन। साहिबदीन मेवाड़ से है, उसी से मिलता जुलता नाम है साहिब राम, जो जयपुर के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। साहिब राम, इन्होंने महाराजा ईश्वरी सिंह जी का राजस्थान का पहला आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है ना। वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने बनता है कि जयपुर में वो कौन सा स्थान है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा स्थान है, कौन सा कारखाना है जहाँ पर चित्रकार लघु चित्र और चित्र बनाते थे, जहाँ पर चित्रकार लघु चित्र और चित्र बनाते थे। याद रखिएगा, सूरत खाना। कहाँ बनाते थे? सूरत खाना में बनाते थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब जब खाना की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग कई प्रकार के खाना है, मतलब कई प्रकार के कारखाने हैं। अभी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना किसने की? जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह का नाम याद रखिएगा। सवाई जयसिंह ने जयपुर में 36 कारखानों की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में आपको इसी प्रकार के प्रश्न
प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जहाँ हिस्ट्री का कोई प्रश्न आपका बनेगा या जिस जिस जगह से आपके प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इसमें कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हम जब सवाई जयसिंह की बात करते हैं तो ध्यान रखिए सवाई जयसिंह ने ही 1727 में जो है वो जयपुर की नींव रखी थी। विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो इसके प्रमुख वास्तुकार रहे हैं, तो आपको इनका भी नाम ध्यान रखना है। जयपुर चित्रकला शैली में हमें मोहम्मद शाह का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। साहिब राम, हीरानंद, रामजी दास, उदय और हुक्मा नामक चित्रकारों का भी संबंध जयपुर शैली से रहा हुआ है। तो आपको इस प्रकार की बातों को भी ध्यान में रखना है। प्रश्न और याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, हाथियों की लड़ाई के दृश्य। देखिए जो हमने पढ़े थे ना, पशु पक्षी के चित्रण बूंदी शैली, रानियों और नारियों को शिकार करते हुए कोटा शैली, हाथियों की लड़ाई के दृश्य कहाँ देखने को मिलेंगे? जयपुर शैली में देखने को मिलेंगे। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी है? जयपुर शैली है। एक और प्रश्न जो आपका यहाँ से बनता है वो ये बनता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जिसका वर्तमान में नाम हो गया है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये भी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1859, इसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1859 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से की थी, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न भी कवर हो जाता है। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की एक हिंदी साहित्यिक रचना है रसराज, उसका चित्रण हुआ है? तो रसराज का चित्रण आपसे सीधा अगर पूछ लिया जाए कि रसराज का चित्रण जो है वो किस चित्रकला शैली में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, इसलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? देखिए ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है कि किस स्थान के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है, किस स्थान के किस चित्रकला शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना उत्तर सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बीकानेर। बीकानेर के जो चित्रकार हैं वो उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं। बीकानेर शैली के बारे में हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है और परीक्षा में लगातार प्रश्न जो है हमें इस शैली से देखने को मिल जाते हैं। हम बात करें बीकानेर शैली महाराजा राय सिंह के समय से शुरू हुई। आपको अगर पता हो तो बीकानेर का जो किला है उसका प्रारंभिक निर्माण, जो सबसे पहले बीकानेर का किला बना था ना, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था राव बीका ने। उसके बाद इसी पुराने किले के स्थान पर राय सिंह ने नया किला बनवाया, महाराजा राय सिंह ने नया किला बनवाया जिसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर का किला किसने बनवाया? राव बीका ने। लेकिन जूनागढ़ पूछे तो किसने बनवाया? राय सिंह ने। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इनके समय में, राय सिंह के समय में भगवत पुराण जो है वो ग्रंथ चित्रित किया गया था। भगवत पुराण ग्रंथ चित्रित किया गया था। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह के काल को। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहा जाता है? महाराजा अनूप सिंह का काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। इस शैली में ध्यान रखिएगा दो परिवार महत्वपूर्ण रहे हैं, दो परिवार महत्वपूर्ण रहे हैं। एक है उस्ता परिवार और दूसरा है मथेरण परिवार। एक है उस्ता परिवार और एक है मथेरण परिवार। ध्यान रखिएगा जो उस्ता परिवार है वो उस्ता कला से संबंधित है। ये प्रश्न भी लगातार पूछा जाता है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान में वर्तमान में अगस्त 2023 में 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिए गए हैं, उसमें एक है उस्ता कला। तो उस्ता कला बीकानेर की है और उस्ता कला के जो चित्रकार हैं वो सब उस्ता जाति के हैं। इस कारण से इस चित्रकला शैली का नाम ही पड़ गया उस्ता कला। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, उस्ता कला को ही मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला को ही मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊँट की खाल पर, ऊँट की पारदर्शी खाल पर सोने और चांदी का नक्काशी का जो कार्य किया जाता है उसी को हम उस्ता कला कहते हैं। सोने और चांदी
की नक्काशी का कार्य ऊंट की खाल पर, यही उस्ता कला कहलाती है। इस कला के लिए उस्ता परिवार जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध कला है बीकानेर की मथेरन कला। ध्यान रखिएगा, मथेरन कला जो है वो जैन परिवारों से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर में मथेरन कला जो की जाती है उसमें किस जाति के लोग जो है इस कला को करने में सिद्धहस्त हैं। तो मथेरन जो है वो जैन लोग इस कला को करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित है, आपको एक और ध्यान रखना है, बीकानेर शैली में भी कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है। बीकानेर शैली में भी कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे एक प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि बताइए सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार किस चित्रकला शैली में, सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार किस चित्रकला शैली में है। तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर चित्रकला शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इन चित्रकारों ने अपने चित्रों पर तिथि और नाम का अंकन भी किया है। तो एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि किस शैली के चित्रकारों ने अपने चित्रों पर तिथि और नाम का अंकन किया है। तो बीकानेर शैली के चित्रकार हैं जिन्होंने अपने चित्रों पर तिथि और नाम का अंकन किया है। अब एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के नाम याद रखिएगा, हरमन गोइट्ज़। कई बार थोड़े से डीप में क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए तो आपसे अगर पूछ लिया जाए हरमन गोइट्ज़ का संबंध किस चित्रकला शैली के साथ है, तो बीकानेर चित्रकला शैली के साथ है हरमन गोइट्ज़ का संबंध। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। अब जिन जिन लोगों के नाम के पीछे उस्ता आ जाए समझ जाना ये उस्ता कला से संबंधित है। ठीक है, इस उस्ता कला को बीकानेर के केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है। आपके लिए एक और प्रश्न बन गया, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है, बीकानेर में। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो इस प्रकार आपके कई सारे प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, जट कतराई कला। जट कतराई कला, ज से जट कतराई, ज से जिंदा ऊँटों के शरीर पर जो चित्रकारी की जाती है उसे जट कतराई कहा जाता है। और ये जट कतराई भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसके बारे में मैंने आपको हमारे पूर्व के प्रश्न में बताया हुआ है। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आँखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर और नुकीली थोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है, यह कृति कौन सी है, किस स्कूल से संबंधित है, किस शैली से संबंधित है। देखिए, महिला के सौंदर्य की बात की जा रही है और मैंने आपको बताया था जहां महिला के सौंदर्य की बात की जाएगी 90% उसका ऑप्शन आपका किशनगढ़ शैली पर जाएगा। किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग से संबंधित है और इसको बणी ठणी के नाम से जाना जाता है। इसे बणी ठणी के नाम से जाना जाता है। इस बणी ठणी का चित्रण किसने किया है, बताइए, बणी ठणी का चित्रण किसने किया है। तो मोरध्वज निहाल चंद ने बणी ठणी नामक चित्र बनाया है। किसके दरबार में थे, सावंत सिंह के दरबार में थे। सावंत सिंह किस नाम से रचना करते थे, नागरीदास के नाम से रचना करते थे। सावंत सिंह किस नाम से रचना करते थे, नागरीदास के नाम से रचना करते थे। अब ये जो बणी ठणी है इसकी और क्या विशेषता है, सर बणी ठणी जो है राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। बणी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, किसने कहा, एरिक डिक्सन ने। किसने कहा, एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को राजस्थान की या भारत की मोनालिसा कहा है। बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने राजस्थान की या भारत की मोनालिसा कहा है। तो एरिक डिक्सन का नाम किशनगढ़ शैली के साथ। एक और नाम याद रखिएगा, फैयाज अली किस चित्रकला शैली से संबंधित है, किशनगढ़ से। फैयाज अली का संबंध भी किससे है, तो इसी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। नारी सौंदर्य पर आधारित शैली कौन सी है, किशनगढ़ चित्रकला शैली है, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। देखिए, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा प्रश्न है। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता, देखिए जरा। पहला ऑप्शन है फड़ चित्र, दूसरा है पर चित्र, तीसरा है पिछवाई और चौथा है पाने। पहला है फड़ चित्रण, दूसरा है पर चित्र, तीसरा है पिछवाई और चौथा है पाने। बताइए जरा आप कि किसका चित्रण जो है वो कपड़े पर नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी पाने। पाने जो है, पाने का मतलब ये पन्ने यानी कागज पर। तो पाने जो है वो कागज पर चित्रित किए जाते हैं। इसके अलावा फड़,
पर चित्र और पिछवाइयाँ जो है वो कपड़े पर चित्रित की जाती है। देखिए फड़, फड़ शब्द जो है वो पढ़ शब्द से निकला है। पढ़, पढ़ना मतलब होता है बाँचना। फड़ों का चित्रण जो है वो राजस्थान में स्पेशली शाहपुरा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? शाहपुरा। इस फड़ों के चित्रण के लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? तो ध्यान रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार। फड़ चित्रण के लिए कौन से व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है? श्री लाल जोशी। किसका नाम महत्वपूर्ण है? श्री लाल जोशी का नाम महत्वपूर्ण है। अब फड़ चित्रण के लिए कोई महिलाएं भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। 2 महिलाओं का नाम याद रखना है, पार्वती देवी जोशी और गोतली देवी। पार्वती देवी और गोतली देवी ये 2 फड़ चितेरी महिला हैं। पार्वती देवी और गोतली देवी ये दोनों फड़ चितेरी महिला हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। फड़ क्या होती है? तो फड़ों पर लोक देवी देवताओं के या स्पेशली लोक देवताओं के जीवन का चित्रण किया जाता है। फड़ों का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। फड़ों का वाचन जो है उन 4 माह में नहीं किया जाता जब देवता सोते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो 4 माह कौन से हैं, कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, देवशयनी एकादशी कब आती है? देवशयनी एकादशी अपने माइंड में जरा सोचिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हम बोलते हैं देवशयनी एकादशी। यहाँ से कार्तिक शुक्ल एकादशी 4 माह तक, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी 11 कहलाती है। इन 4 माहों में देवताओं इन फड़ों का चित्रण नहीं किया जाता। जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, कट फट जाती है, तो इनको पानी में क्या कर दिया जाता है? प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फड़ों से संबंधित। सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़। सबसे चौड़ी फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है बताइए? सोचिए जरा, सबसे लंबी और सबसे छोटी किसकी हो गई? देवनारायण जी की हो गई। तो सबसे चौड़ी फड़ या सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ है। किसकी फड़ है? पाबू जी की फड़ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़ का। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुँचे? मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुँचे? आप लोगों ने अपना उत्तर सोच लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन 4 महाराणा जगत सिंह। देखिए महाराणा जगत सिंह जो है ये प्रथम थे, क्योंकि उदयपुर में 2 महाराणा जगत सिंह हुए, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो महाराणा जगत सिंह प्रथम थे। इनके काल में ये सभी चित्र रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद ये अपनी चरम सीमा पर, और उनकी जो लघु चित्र शैली थी वो चरम सीमा पर पहुंची थी। जगत सिंह जी के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो महाराणा जगत सिंह जी ने ही उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया, और इसी जगदीश मंदिर को सपने से बना मंदिर या स्वप्नों का मंदिर भी कहा जाता है। अगर बात करें महाराणा जगत सिंह प्रथम की, इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण भी करवाया। देखिए जगदीश मंदिर और जग मंदिर दोनों का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया। जग मंदिर से रिलेटेड 2 फैक्ट आपको याद रखना है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कि जब शाहजहां अपने पिता से विद्रोह करके मेवाड़ में आया था, शाहजहां के पिता कौन होंगे सोचिए जरा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुगल काल को। तो देखिए बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जो था वो जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है और शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब खुर्रम यानी शाहजहां अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करके मेवाड़ में आया था, तो उसे इसी जग मंदिर में शरण दी गई थी। यहाँ पर कुछ दिन रुका था और इसको देखने के बाद उसको बहुत प्यारा लगा था। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि जो ताजमहल है उस पर किस वास्तुकला की छाप दिखाई देती है? तो ध्यान रखिएगा, ताजमहल बनाने की प्रेरणा शाहजहां ने इसी जग मंदिर से ली थी। ताजमहल बनाने की प्रेरणा शाहजहां ने इसी जग मंदिर से ली थी। तो एक ये भी प्रश्न आपका बन जाता है। और एक और प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है कि 1857 की क्रांति में जब नीमच से जो भागे थे अंग्रेज,
उनको कहाँ शरण दी गई थी? तो उनको भी जगमंदिर में ही शरण दी गई थी। नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को कहाँ शरण दी गई थी? तो जगमंदिर में शरण दी गई थी। ये प्रश्न भी आपको इसके साथ ही याद रखना है। देखिए, मेवाड़ शैली की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बता दिया है कि मेवाड़ शैली आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो भी किसको कहा जाता है? मेवाड़ को ही कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको साथ ही साथ याद रख के चलनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? मैं आपको बता चुका हूँ, इसका सही जवाब कौन सा होगा? बूंदी शैली पशु पक्षी को सर्वाधिक स्थान जो है इस शैली में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको इन्हें ढंग से पढ़ना है और बताना है कौन कौन से कथन सही है। बहुत प्यारा प्रश्न, लेवल का प्रश्न और बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। आजकल प्रश्नों का स्तर इसी प्रकार का होता जा रहा है, तो ढंग से पढ़िए। देखिए, पहला ऑप्शन है, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। मथेरन समुदाय के बारे में बात की जा रही है, तो बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण प्राप्त हुआ। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। और मथेरन जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, ये एक जैन समुदाय है। मैंने आपको जो हमने आगे एक प्रश्न था उसमें इसके बारे में बताया था। तो ध्यान रखिए, चारों के चारों कथन सही हैं, ठीक है ना। तो ये सभी इसका उत्तर होगा। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है। अनूप सिंह जी का काल जो है वो मथेरन समुदाय को संरक्षण का काल माना जाता है। मथेरन विशेष रूप से शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाते थे और ये जो अपने आप को महात्मा बोलते हैं, जैन समुदाय से संबंधित है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न जो है इसमें सही हो जाते हैं। चलिए, अब मैं आपसे कुछ चर्चा जो है वो दूसरे प्रश्नों पर भी कर लेता हूँ। कुछ जो स्पेसिफिक प्रश्न मुझे ध्यान आते जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के मायने से वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी प्रश्नों पर। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यक्ति किन किन चित्रों के लिए जाने जाते हैं, किन किन चित्रों के चित्रण के लिए। ध्यान रखिएगा, परमानंद चोयल जी भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल जी को कहा जाता है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहते हैं। सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहते हैं। गांवों का चितेरा भूरी सिंह शेखावत जी को कहा जाता है। गांवों का चितेरा भूरी सिंह शेखावत जी को कहा जाता है। स्वानों का चितेरा, स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया जी को कहा जाता है। स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया जी को कहा जाता है। जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा जी को कहा जाता है। जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद्र शर्मा जी को कहा जाता है। फिर एक प्रश्न आता है, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है कृपाल सिंह जी शेखावत, इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत जी को कहा जाता है। मुझे बताइए, आप मीनाकारी का जादूगर किसको कहते हैं? तो मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह जी को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह जी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी अगर प्रश्न थोड़ा ऑफ बीट आपसे पूछ लिया जाए, बताइए बारात चित्र के चित्रकार कौन थे? बारात चित्र के चित्रकार गोवर्धन लाल बाबा थे। बारात चित्र के चित्रकार कौन थे? गोवर्धन लाल बाबा थे। ये भी आपको याद रखना है। एक जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रसिद्ध चित्रकृति है ढोला मारू, वो कहाँ से संबंधित है? ढोला मारू जोधपुर से या मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ढोला मारू के चित्र, मुमलदे निहालदे के चित्र, रानी रूपमती बाज बहादुर के चित्र, उजली जेठवा के चित्र, ये सब मारवाड़ यानी जोधपुर शैली के चित्र हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है, रामा नाथा छज्जू और सेफू, रामा नाथा छज्जू और सेफू, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये भी जोधपुर शैली से ही संबंधित हैं। ये लोग भी जोधपुर शैली से ही संबंधित हैं।
अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा जयपुर में स्थित है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ है? ध्यान रखिएगा सरस्वती भंडार दो स्थान पर है, उदयपुर और फतेहपुर। उदयपुर और फतेहपुर में स्थित है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अंडरग्राउंड या भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा जैसलमेर में है। ठीक है। जिनभद्रसूरी जैन ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय माना जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अंकन नामक जो संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? चित्रकला के लिए कार्य करती है अंकन संस्था, वो भीलवाड़ा में है। कलावृत्त संस्थान जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में है। टखमण 28 उदयपुर में है। धोरा जोधपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदड़ा सभ्यता बूंदी से प्राप्त हुई है, जो छाजा नदी के किनारे है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदड़ा सभ्यता बूंदी से प्राप्त हुई है, जो छाजा नदी के किनारे स्थित है। कला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ, राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है। ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी है। ये जैसलमेर दुर्ग में जिनभद्रसूरी संग्रहालय में रखे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। और ध्यान रखिएगा इन दोनों ग्रंथों को, ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी को, भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि आपको राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं वो इस वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा सुना है, पूरा देखा है, तो आपको ज़रूर इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस प्रकार की अगर और आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।